तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी रेजिस्टेंस में और किसी रेजिस्टिविटी में, ठीक है, एक कंडक्टर के। तो सिंपल, मैंने इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को कि किस कारण से रेजिस्टेंस किसी मैटर या किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। तो कई लोगों ने आंसर दिया भी है, थैंक्स फॉर उसके लिए, आंसर देने के लिए। तो चलिए अब आंसर फिर से दोहराते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो एज ये कंडक्टर हमारे पास है, तो कंडक्टर्स में क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो इस आयन जब मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो एक दूसरे से ये टकराते हैं। मतलब जैसे ये ड्राफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं सिंपल, और ये आयंस के कोलिजन्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन हो रहे हैं, पॉजिटिव आयंस एक दूसरे से कोलिजन हो रहे हैं। तो इस कोलिजन के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रोडक्शन होती है किसी कंडक्टर में। ये तो हो गया सिंपल सा केस। अब ये इसके पीछे का मैकेनिज्म किस तरह का है देखो। अब हमने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक एक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या था, एक टाइप का रैंडम मोशन होता था इलेक्ट्रॉन्स का, बट जो मोशन होता था वो बहुत ज्यादा स्मॉल होने के कारण हम उसे कंसिडर नहीं करते थे। बट नेट डिस्प्लेसमेंट अपना नेग्लिजिबल के बराबर ही आता था, इसलिए उसे हम कंसिडर नहीं करते थे, और एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट समझते थे। चलो, ये अपने नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। पर अगर बात किया जाए ओरिजिनल में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बार बार कोलिजन कर रहे हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस में जाते ही कोलिजन कर रहे हैं। अब ये बार बार कोलिजन होने के कारण जो मेटल है या फिर जो कंडक्टर है उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना चालू कर जाती है। किस चीज की एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना चालू हो जाती है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना चालू कर देता है। अब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने के कारण, एज वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है किसी मेटल में, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, हीट, उसका टेम्परेचर राइज अप होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और यही हीट एज अ रजिस्टर की तरह काम करता है एक कंडक्टर में, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है किस तरह से एक रजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी मेटल्स में, किसी भी कंडक्टर में। चलो चल भाई, हट हट हट, ठीक है, वीडियो तो क्लियर है ना भाई लोग। चलो आगे बढ़े। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर का पहला इफेक्ट ऑन कंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टर, ठीक है, टॉपिक कंडक्टर डाला हूं तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही देखेंगे, इंसुलेटर के लिए भी देख लेंगे, ठीक है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स उनके लिए भी देखेंगे। चलो, तो कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, as increase in temperature, ठीक है, टेम्परेचर की राइज करने के कारण पहली बात क्या क्या चीजें इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस, RESISTANC रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY रेजिस्टिविटी। तीसरा क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। पांचवा क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ हो गया। पांचवा आ जाएगा अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज में क्या क्या चेंजेस आएगा एज इन कंडक्टर के केस में भी और इस एज इन इंसुलेटर के केस में भी। इंसुलेटर लिखो या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है, दोनों में एक ही टाइप का केस होगा। सेमीकंडक्टर का भी थोड़ी देर बाद देखेंगे इस टॉपिक के बाद, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। तो कंडक्टर में एज रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण
क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अभी इससे पहले ही मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, दैट टेम्परेचर ही एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो वहां सपोज सी बात है या फिर अपोज सी बात है भाई, तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा ही, ठीक है, इंक्रीज करेगा। पहली बात, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी भी, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी बात टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी तो इंक्रीज करेगी ही। चलो ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या था भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के कोलिजन टाइम को क्या बोला जाता था, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे टाउ से डिनोट किया जाता था। तो ये भी क्या हो जाएगा, एज अ टाइम के इंक्रीज करने के, सॉरी टाइम बोलता हूं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण ये क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, अभी भी जिसको समझ नहीं आया भाई, देखो एज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जल्दी जल्दी कोलाइड करना चालू करते हैं। अब जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं तो मतलब उनकी वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक कंडक्टर का सिंपल सी बात समझ आई, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई, इनके कोलिजन से ही तो स्टार्टिंग हुई टेम्परेचर की, ठीक है, ना ही ये कोलिजन करते, ना ही वाइब्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती, ना ही वाइब्रेशन से टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मतलब यही है मेन पार्ट, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ होगा, मतलब जल्दी जल्दी, तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाता है, ठीक है। मेन फ्री पाथ भी ठीक अपोज इसी तरह से डिक्रीज करता है। मेन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जैसे ही भाई लोग सिंपल सा है, जैसे ही अपना क्या होगा, एज टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट की फ्लो कम हो जाएगी, ठीक है, करंट की फ्लो कम हो जाएगी मतलब करंट की फ्लो किसके कारण हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी यहां डिक्रीज हो गई, इसीलिए तो करंट डिक्रीज हो गया, ठीक है, समझ आया, मतलब ये प्रोसेस भी अपना डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, मीन फ्री पाथ डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, समझ आए। अब आता है इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में जस्ट अपोजिट होता है इसका। अब अपोजिट कैसा होता है यहां भी समझ लेते हैं। देखो इंसुलेटर के केस में होता क्या है, मेन इंसुलेटर के केस में एज जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के कारण अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, जो भी फ्री चार्ज उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट फ्री चार्ज एज ए इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट भी रहते हैं तो एक फिक्स जगह हेल्डेड रहते हैं, बट एज ए टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो चार्जेस क्या हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। सिंपल वर्ड, सबसे सुटेबल वर्ड यूज कर रहा हूं, चार्ज कैरियर। तो ये चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। अब अपनी पोजीशन से फ्री होने के कारण ये इसमें क्या होगा, ये मूव करना चालू करेंगे। अब मूव करना चालू कर रहे हैं भाई, तो रेजिस्टेंस तो घट रहा है, पहले तो कुछ ही नहीं फ्लो कर रहे थे, बट अगर टेम्परेचर बढ़ते गए तो उसमें चार्जेस फ्लो करना चालू कर देते हैं। चार्जेस फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर, इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेजिस्टेंस काम नहीं कर पा रहा है। अब भाई बात समझ आई, मतलब रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए आर, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा रेजिस्टिविटी मतलब रो की बात की जाए तो ये भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम। उसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम मतलब टॉर्क की बात की जाए तो ये भी डिक्रीज ही रहेगा। चलो पहले से ही डिक्रीज था, अभी भी डिक्रीज ही रहेगा, ठीक है, पहले से डिक्रीज नहीं था, पहले तो कुछ था ही नहीं, फिर बाद में डिक्रीज हुआ है। चलो ठीक है, मीन फ्री पाथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यानी एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो भी डिक्रीज ही करेगा। इनके केस में तो भैया इंसुलेटर के केस में करंट फ्लो ही नहीं होता, बट बड़ी मुश्किल से फ्लो हो रहा है, तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो डिक्रीज ही रहेगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी क्या होगा, डिक्रीज। तो इससे सारा चीज ही डिक्रीज रहता है। अब एक इसका कंप्लीट ले लो भाई, एक स्क्रीनशॉट, पूरी तरह से बोर्ड भर चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, ठीक है।
हो गया। चलो अब इसको रब करे दे रहा हूं। अब इसी में आता है इसका सब टॉपिक, कुछ और सब टॉपिक जो अपने को देखना है, इंपॉर्टेंट भी है। अब वेकअप, हाँ बड़े आगे बढ़े। चलो अब अपने पास आता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब करीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए ही सिर्फ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कोई इससे ज्यादा के लिए बोले ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो भाई नहीं है। अपने कोर्स में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, एक बहुत लो टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। अब वो फॉर्मूला कभी वैलिड रहेगा अगर हम मान के चलते हैं कि जो फिजिकल कंडीशंस रहती है वो अनचेंज रहती हैं, ठीक है। जितना चेंज करते हैं सिर्फ उतनी ही चेंज होती है, उसके अलावा उसमें और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे वही टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर उससे समझ जाएगा। अभी कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो करीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूला क्या है, R मतलब रेजिस्टेंस एट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू R नॉट, ठीक है। R नॉट क्या है ये भी समझाऊंगा, 1 माइनस अल्फा T माइनस T नॉट, और ये ब्रैकेट। यह है एक फॉर्मूला भाई, इसका मजेदार फॉर्मूला है, ठीक है। ये अब इसमें जो जो क्वांटिटी यूज किए हैं इसको समझा देता हूं। पहला तो आ जाता है ये RT क्या है, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये T है एट टेम्परेचर T। मतलब एक चेंज करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा एट टेम्परेचर T। जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज किए होंगे, ठीक है, बढ़ाए होंगे घटाए होंगे, तो उस समय जो अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा ये वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ठीक है। अब ये R नॉट क्या है, R नॉट इज ए इनिशियल रेजिस्टेंस एट, R नॉट इज ए इनिशियल रेजिस्टेंस, R नॉट एक टाइप का इनिशियल रेजिस्टेंस है, INITAL इनिशियल रेजिस्टेंस, RESISTANC रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट टेम्परेचर पे, ठीक है। T नॉट टेम्परेचर पे जो अपना रेजिस्टेंस होगा उसे R नॉट बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो T नॉट टेम्परेचर होगा, वो T नॉट जो टेम्परेचर होगा करीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिया जाता है जनरली जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखेंगे। चलो ठीक है। अब इसमें एक और टर्म यूज किया गया है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा एक टाइप का कांस्टेंट है, पहली बात तो बता दूं, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस अब ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, कांस्टेंट तो है भाई, पर नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर है, ठीक है भाई लोग, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, कंप्लीट है। चलो एक स्क्रीनशॉट हो जाए। चलो एक इसमें और फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले क्या बोला था, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसमें फिजिकल वैल्यूज होती हैं, वो अनचेंज होना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है। हम प्रैक्टिकल वे में अगर देखेंगे तो भाई अगर किसी चीज में अपन हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। मतलब अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जो उसका लेंथ है, डायमीटर है, तो वो तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे। लेंथ और एरिया एज ए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, एटम्स के बीच में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के कारण उसका लेंथ और एरिया तो बढ़ता है। ऐसा अपन नॉर्मल में देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो यही होता है, ठीक है। बट ये जो चीजें होती हैं, लेंथ और एरिया जो बढ़ते हैं वो बहुत ही कम रहता है, मतलब इतना कम रहता है कि हम उसे एज एन निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, निगलेक्ट करके चला जाता है। इसीलिए अपन क्या एक और फॉर्मूला इसी में लिख सकते हैं, दैट
रो मतलब रेजिस्टिविटी के लिए लिख सकते हैं दैट रो एल बाय ए एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट क्या लिख रहा हूं भाई, रो के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो ये रो नॉट और ये एल बाय ए और 1 माइनस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आ जाएगा एक फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूला में मैं दोनों साइड एल बाय ए है तो कैंसिल कर सकता हूं, तो सिंपल मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रोटी, खाने वाली रोटी, अचार के साथ, हाँ पूड़ी के साथ नहीं, सब्जी के साथ, हाँ रोटी, हाँ रोटी। ठीक है, तो रोटी ये आ जाएगा रो इंटू टी, अब नेक्स्ट आ जाएगा रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और ये आ जाएगा कंप्लीट। तो ये वाला फॉर्मूला को नोट कर लो भाई लोग, एक ये फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। और कोई बोले ये कितने टेम्परेचर के लिए, करीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसे वैलिड है, उसके ज़्यादा टेम्परेचर अगर बात करेंगे तो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब आता है इसी में 2-3 ग्राफ समझ लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक फाइनली यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ ग्राफ इससे रिलेटेड। जो ग्राफ आएगा, मतलब अगर बात करते हैं किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे भैया, रो वर्सेस टी, मतलब रो टी के बीच में ग्राफ करेंगे। रोजी रोटी का सवाल है भाई लोग, रोटी के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अपन को 3 ग्राफ देखना है, इसी तरह से तो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये भी रो और ये टी, रो और टी। ठीक है, 3 ग्राफ देखेंगे। चलो एक बना लो कॉपर के लिए, दूसरा नाइक्रोम के लिए, तीसरा सेमीकंडक्टर के लिए। पहला क्या है, कॉपर, CuPP और COUPPER, कॉपर की स्पेलिंग क्या होता है भाई, कॉपर। दूसरा नाइक्रोम ले लेते हैं, HROM, नाइक्रोम। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं सेमीकंडक्टर। अब सबके लिए ग्राफ क्या आएगा, जो कॉपर के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉपर के लिए जो ड्रॉ करते हैं ग्राफ, वो कुछ इस तरह से आता है। किस तरह से आता है भाई लोग, इस तरह से आता है। जैसे टेम्परेचर अपना बढ़ाते जाएंगे तो अपनी इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कॉपर की बढ़ती जाती है, ऐसे एक कंडक्टर है। दूसरा नाइक्रोम एज एक एलॉय की तरह वर्क करता है, इसका कोई स्पेसिफिक चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिलता, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में बस एक फॉलिंग ग्राफ देखने को मिलता है, मतलब कुछ इस तरह से। चलो तो तीनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा कितना टाइम हो गया, 18 मिनट हुआ है, मतलब नेक्स्ट वाला कर लेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हो गया। अब इसी में एक और टॉपिक आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अपन अल्फा से डोनेट कर रहे थे। तो टॉपिक को मिटा दो, हो गया। TUR टेम्परेचर कोफिशिएंट, COFFICENT कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसे अल्फा से डोनेट किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, तो अपना जो पिछला वाला फॉर्मूला आया था एज कंपैरिजन टू किसके, रेजिस्टेंस के हिसाब से, वो क्या था, RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 माइनस अल्फा T माइनस टी नॉट, ये होता था। सिंपल इसी को थोड़ा सा और डेरिवेट कर देते थे, तो अपने को अल्फा के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो 1 ये T इज इक्वल्स टू R नॉट लिख सकता हूं, इसके साथ इंटू करते जा रहा हूं, तो R नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा R नॉट इंटू अल्फा, और ये पूरा का पूरा 2 यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसके साथ, एक तो ये इसके साथ,
मतलब ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा बोलने का मतलब है ये दोनों चीज में डिवाइड होगा, मतलब इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कर देते हैं। और सिंपली एक और फॉर्मूला से ला सकते हैं भाई, काहे करें उतना लंबा, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, ये वाले वैल्यू को, ये क्या हो रहा है इधर एज कंपेरिजन टू, अगर मान के चलेंगे इधर क्या है पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये आर टी और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है इधर, तो आके नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आर नॉट। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आता है ये भी, अब इसको पूरे को क्या इक्वेशन को अगर मैं नेगेटिव से इनटू अभी नहीं करते हैं, एक और इक्वेशन इसका सॉल्व कर देते हैं, ये वाले वैल्यू को भी इधर ही भेज देता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ इंटू करके इसको इसके साथ इंटू मत करो फालतू का, मतलब है इस तरह से अगर चाहूँ तो मैं अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट बाय टी माइनस टी नॉट, इस तरह से लिख सकता हूँ, और ये क्या है माइनस और ये ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आ गया। और सिंपल इसको एक और केस में, मतलब इसको पूरे के इक्वेशन को माइनस से इनटू कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा इस कंपेरिजन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आर नॉट माइनस आर टी बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, नीचे का तो वैसे का वैसे ही रहेगा। चलो तो ये आ गया भाई लोग अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा के टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से आपका वैल्यू भाई इक्वेशन ये आ जाता है ये वाला। ठीक है, इसका यूज करो, मजे करो, जो करना है वो करो, मेरे को कोई लेने देने नहीं। तो स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? आई डोंट थिंक सो, नहीं तो हुई है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चार, तो मतलब आ जाता है अपना एक क्वांटिटी जो अपने को चाहिए था, वो यूनिट आ जाता है। तो अब मतलब ये फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, दोनों का दोनों एक ही है। अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, वहीं इंसुलेटर्स के लिए क्या आती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, वहीं एलॉयज की बात की जाती है तो एलॉयज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है। एलॉयज के केस में इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया ना, रब कर दूं? चलो सबके लिए एक एक बार लिख देता हूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा अपना टॉपिक पढ़ना। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट सबके लिए, कंडक्टर्स के लिए CONDUCTOR कंडक्टर, दूसरा INSULATOR इंसुलेटर, तीसरा लिख देता हूँ सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर एक ही है। नेक्स्ट मैं मान लेता हूँ एलॉय, ALLOYES एलॉयस के लिए। तो कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आएगी। ठीक है, स्मॉल वैल्यू आएगी, एज अ पॉजिटिव ही आएगी बट स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी उसकी वैल्यू, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू ही आएगी। ऐसा क्यों होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, इस सब दोनों के लिए तो आसानी से समझ आ गए, बट एलॉयज के केस में समझ नहीं है। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज जनरली डिफरेंट मेटल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आ गया मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट से चीज़ों से बने होते हैं, मतलब डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। सिंपल सा केस है। ठीक है, तो इस कारण इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिक्स होने के कारण इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ना बहुत हद तक गिर जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत हद तक गिर जाता है, कई के लिए गिर जाता है, कई के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे थर्मिस्टर्स की बात करते हैं तो उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे ही टेम्परेचर उसका चेंज होता है उसकी अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है।
ठीक है, मतलब उसके लिए बहुत तेजी से चेंज होता है। कुछ कंडक्टर जैसे मैग्नीन हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, थर्मिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, और इसके बाद आता है और भी बहुत सारे हैं अपने पास एलॉयज। तो उनके लिए क्या होता है, जनरली जो अपने पास एलॉयज हैं उनके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू होती है। सिंपल सी बात है ये। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसी में बढ़ते हैं और डिटेल में। हो गया, चलो अब जैसे कि मैग्नीन की बात करते हैं तो मैग्नीन डिफरेंट एलिमेंट से, मतलब डिफरेंट मेटल से बना होता है। जैसे कि मैग्नीन की बात करते हैं तो उसमें जो कॉपर की प्रेजेंस होती है वो 84% होता है, ठीक है। निकल की उसमें प्रेजेंट होता है जो कि 4% होता है। और मैग्नीन की मैग्नीशियम Mn की बात की जाए, ठीक है, तो उसकी परसेंट 12% होता है। तो ये डिफरेंट एलॉयज डिफरेंट मेटल से बनाए जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, अपने को डिफरेंट एलिमेंट्स बने होने के कारण उनकी अल्फा की वैल्यू कई के लिए इंक्रीज भी कर जाती है, कई के लिए डिक्रीज भी कर जाती है। ये बात क्लियर है। चलो वीडियो क्लियर है, आगे बढ़े। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब इसमें एक आखिरी बात कर लेते हैं, टॉपिक जो है सुपर कंडक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, ये हो गया वैल्यू जो अपने को बात करना था, सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स होते क्या है? अगर सिंपल मैं बोलता हूं, सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, SUPER, सुपर CONDUCTOR, सुपर कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप्स के मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके क्या एक टाइप के ऐसे एलॉयज होते हैं, सिंपल बोल सकते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके, ठीक, जिनका इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें बनाई जा सकती है। एज सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका सिंपल मैं बोलूंगा तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस 0 होता है। आप समझ आई बात। चलो, तो सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं या फिर वो कंडक्टर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है एट 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब और वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। और अपन ये भी बोल भी सकते हैं हर एक मेटल कंडक्टर्स के लिए ऐसी चीज एप्लीकेबल है, पर एज पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो मेटल्स एक टाइप्स के कंडक्टर हैं, ठीक है। अगर उनकी टेम्परेचर बहुत कम है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो एक टाइप सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सुपर कंडक्टर पहले सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मतलब पावरफुल कंप्यूटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट अपने को नहीं चाहिए। हीटिंग इफेक्ट होगा तो अपना कंप्यूटर हीट ज्यादा करेगा, एनर्जी ज्यादा खाएगा, दूसरा लैग करेगा, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। इसलिए सुपर कंप्यूटर्स में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक आध दो यूज आप भी कमेंट में मेरे को बता देना इस वाले वीडियोस पे, ठीक है, मैं उसको जरूर चेक करूंगा। और बाय योर हैशटैग आंसर बाय योर नेम जरूर ऐसी फॉर्मेट को यूज करोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम कार्बन कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद किर्चॉफ्स रूल पढ़ेंगे, तो अपना नेक्स्ट वीडियो पे यानी नेक्स्ट लेक्चर पे मिल जाएगा। और इसके बीच बीच का जो क्वेश्चंस वीडियो हैं वो भी अपलोड होने ही वाले हैं जल्द, तो उसके लिए भी इंतजार करें। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। आज शुभ रात्रि, शुभ आराम और शुभ जो भी है।